हाँ जी विकास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रीडॉक्स रिएक्शन। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ा था, तो उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है रीडॉक्स, ये दो शब्दों से जुड़कर आता है। एक होता है रिडक्शन एंड दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ये दो रिएक्शंस हैं और हमने देखा है कि ये दो रिएक्शंस हमेशा साथ में होती हैं। अगर रिडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी होगा उसी रिएक्शन में, और अगर उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन है तो बेटा रिडक्शन भी होगा ही होगा। ये रिएक्शंस इंडिविजुअली नहीं होती कभी भी, ठीक है। इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है रीडॉक्स रिएक्शन। तो रीडॉक्स में रेड जो है वो रिडक्शन से आ जाता है, ओएक्स जो है वो कहाँ से आ जाता है, ऑक्सीडेशन से। इसलिए इन रिएक्शंस को बेटा हम साथ में ही पढ़ते हैं। तो इसके बड़े सारे एस्पेक्ट हैं। पुराने जमाने में हम कैसे सोचते थे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और नए जमाने में क्या होती है, और आपको काफी अच्छी एक क्लैरिटी इस चैप्टर से रिएक्शंस के बारे में पता चल जाएगी, जो काफी यूजफुल 12th में होगी बेटा। तो आई रिपीट, दीज रिएक्शंस आर वेरी इंफॉर्मेटिव और ये काफी यूजफुल क्लास 12th में और हायर ग्रेड्स में होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या समझते थे, तो उसमें हम बात करते थे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर एडिशन होता है ऑक्सीजन का, या फिर ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन का क्या होता है, रिमूवल फ्रॉम अ सब्सटेंस। और रिडक्शन की स्टेटमेंट याद रखना, हमेशा ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट होगी। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ये एक प्रोसेस है ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सर फिर रिडक्शन क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रोसेस हो जाएगा ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। अब आप देख लीजिए बेटा, मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। पुराने जमाने में हम इन दोनों प्रोसेसेस को अलग अलग मानते थे। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर किस में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो Mg इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब आप देख लीजिए बेटा, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ये क्या हो गया, रिडक्शन। एंड कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब हमने रियलाइज किया कि कुछ रिएक्शंस में रिडक्शन साथ साथ ही होता है, तो हमने इसको कंबाइन करना शुरू कर दिया। अब आप देख लीजिए, ब्रोमीन HBr में बदल गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। लेकिन साथ ही में H2S सल्फर में बदल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि एडिशन और कभी कभार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है
वो साथ साथ ही हो रहा है। अब आप देख लीजिए, H2S सल्फर में बदल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन पानी में बदल गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स जो है वो आ सकते हैं। आपको जो कॉपी करना हो आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं। अब बेटा याद रखना, जिसके साथ O आ गया, O मतलब बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसके साथ रिडक्शन का R आ गया, बेटा वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब अगर मुझे कोई एक रिएक्शन बोले कि भाई इसमें से आप फाइंड कीजिए कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज, मैं एक आंसर निकालने के बाद सारे आंसर्स अपने आप दे दूंगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आई होप आपने साथ ही में ये लिख लिया कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने लिख लिया है सबने तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। हम्म ये देखो बेटा, ये एक मैंने रिएक्शन ले ली, ये वाली। इस रिएक्शन से देखो बेटा, मैं सारे आंसर्स एक ही बार में दे दूंगा। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस रिएक्शन में H2S को मैं प्रोडक्ट साइड में किसके साथ रिलेट करूं, HCl के साथ के सल्फर के साथ? HCl। नो, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन कॉमन रहेगा ना, मुझे तो हाइड्रोजन का रिमूवल और वो चाहिए ना। तो बेटा मैं HCl को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, सल्फर से। तो बेटा जब मैं H2S को, सॉरी, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, सल्फर से। जब मैं H2S को सल्फर से कंपेयर करता हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, कौन हट रहा है, H2। H2, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं बेटा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई बच्चा बताएगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। अब देखो मैंने एक आंसर निकाला ना, ये देखो बेटा, तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S। अगर H2S ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बेटा H2S ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और बेटा जाहिर सी बात है, दूसरा वाला मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, रिड्यूस, और वो ही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सब एक, पूरा पूरा कंपाउंड लिखना होता है। हाँ जी बेटा, पूरा कंपाउंड लिखना होगा, आपको उसका पोर्शन नहीं लिखना होता है। ओके। एंड याद रखना बेटा, ये जो भी आंसर्स आएंगे आपके चारों, ये आंसर्स जो है फ्रॉम रिएक्टेंट साइड ही होंगे बेटा। प्रोडक्ट का आपका कोई खास लेना देना नहीं है। all answers, who is getting oxidized, who is getting reduced, who is oxidizing agent, who is reducing agent, ये सारे आंसर्स रिएक्टेंट साइड से ही आते हैं, प्रोडक्ट साइड से कोई भी आंसर नहीं आता। मैं नोट मेकिंग बना देता हूं, नो आंसर फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। तो बेटा प्लीज इसकी नोट मेकिंग कर लेना, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड से कोई भी आंसर नहीं आता। जो भी चीज ऑक्सीडाइज होगी, जो भी चीज रिड्यूस होगी बेटा, वो रिएक्टेंट साइड से ही होगी। आई होप आई एम क्लियर। क्या क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चे? अब बेटा बाद में हमको एक चीज रियलाइज हुई कि बेटा ऑल reactions do not have hydrogen or oxygen involved। बेटा सारी रिएक्शंस को अगर मैं देखने बैठूंगा तो सारी रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होते, गिनी चुनी कुछ रिएक्शंस है जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है।
तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तभी क्या रिडॉक्स होगा क्या? तो फिर हमको रियलाइज हुआ कि नहीं 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 नहीं, रिडॉक्स वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही रिलेटेड नहीं है, ये तो काफी वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा हम आ गए एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर बदल गया। अब कैसे बदल गया? यहाँ पर हमारा नया कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन का क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एटम हो सकता है, वो आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, एंड अगर जाहिर सी बात है कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बेटा वो सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब आप देख लो, जो देख लीजिए यहाँ पे Na इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और नीचे वाली रिएक्शन में Fe2 फेरस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ये इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं बेटा, इनको हम एक तरह से हाफ रिएक्शंस कहते हैं। हाफ रिएक्शंस, भाई अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन भी तो करेगा ना। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और कोई गेन ही ना करे, ऐसा नहीं होता बेटा। ये एक टू वे प्रोसेस है, ये एक वन वे टिकट नहीं है। तो इट्स अ टू वे प्रोसेस, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो किसी को गेन भी करना पड़ेगा। जैसे बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? क्लोरीन। दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl2 माइनस बना रहा है। तो बेटा क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बेटा यहाँ पर अगेन उल्टा हो गया, यहाँ पे फेरिक इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लूज हुए थे, नीचे वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो बेटा मेरे लिए तो बड़ा आसान हो गया। तो बेटा जरा देखते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। तो बेटा ये देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा रिडक्शन क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट, प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर मैंने बताया था ना, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जो रिड्यूस हो रहा है वो क्या बन जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम एक रिएक्शन करते थे, सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है? सोडियम क्लोराइड। सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। तो हम सब जानते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके बेटा क्या बनाता है? सोडियम पॉजिटिव। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम पॉजिटिव। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बेटा क्या बनाता है? Na पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन का। बट देर इज अ स्मॉल कैच। वो कैच क्या है? यहाँ पे दो सोडियम है, तो इसीलिए मुझे इस रिएक्शन को बेटा 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई टू बैलेंस। तो मेरे पास आ जाएंगे दो सोडियम मिलकर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 2Na पॉजिटिव। ये आगे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना हुआ? 2 का। अब देखो बेटा, क्लोरीन क्या बनाता है? Cl माइनस। तो हमने देखा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाता है? Cl माइनस। लेकिन यहाँ पे भी कैच है कि यहाँ पे दो क्लोरीन है, तो बेटा मुझे इस रिएक्शन को भी 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई।
तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड दे विल गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म 2Cl माइनस। ये हो गई मेरी सेकंड इक्वेशन। आप सर फर्स्ट हम स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं कर सकते? बिल्कुल स्टार्टिंग में बेटा बैलेंस करने का मतलब, मैं आपका सवाल बेटा अभी लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके तो सर। बेटा हम फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन को ऐड कर देंगे। कौन सी है फर्स्ट रिएक्शन? ये वाली। सेकंड रिएक्शन कौन सी है? ये वाली। तो ये देखिए बेटा, 2Na 2Cl आपस में मिलके बेटा क्या दे रहे हैं? 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। और फाइनली आप इसी रिएक्शन को फाइनल टच देने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप में से किसी को कुछ भी कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए, मैं आपको एक और एग्जांपल देके अभी समझाऊंगा। तब तक हम बेटा हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहे थे बेटा निहारिका, बताओ। सर मैं पूछी थी कि हम इसमें अलग अलग से बैलेंस करें तो हम स्टार्टिंग में साथ में करके नहीं कर बेटा सकते? अभी हम अभी हम इतने केपेबल नहीं हुए, क्योंकि अभी हमने पहली बार आज ये रिएक्शन करी है। ओके लेकिन सर। आज की क्लास में ही थोड़ी बहुत एंड में या अनदर क्लास के अंदर बेटा हम इतने केपेबल हो जाएंगे कि हम उसी रिएक्शन में ही उसको बैलेंस करना शुरू कर देंगे। तो वो अभी ओके केपेबिलिटीज सर। हमारी आ रही है बेटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, इस रिएक्शन के अंदर हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन कर रहा है बेटा? सोडियम। तो बेटा सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड हु अंडरगोज रिडक्शन, तो बेटा दैट इज क्लोरीन। तो बेटा वही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? सब्सटेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो एक आंसर पता लगाकर आप बाकी के सारे आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। बट एनीवेज ये इतना चलता नहीं है। हम सिंपलिसिटी में रहेंगे, तो सिंपलिसिटी में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा अब हम देखते हैं कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है बेटा वो साथ साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे आप देख सकते हैं वाटर सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप पानी को किससे कंपेयर कर दीजिए? H2S। तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ये क्या हो गया? रिडक्शन। और बेटा यही क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये क्या हो गया बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। देन वी हैव टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा ये सारी सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है। बेटा एक रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है बेटा वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही वेसल के अंदर होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो अलग अलग वेसल में होता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि बेटा एक ही कंटेनर होगा और उसी के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगी और आप इनको सेल से कनेक्ट कर देते हैं और सोल्यूशन भी बेटा एक ही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा क्या होता है? एक कंटेनर होता है, देयर इज अनदर कंटेनर। एक में कोई और सॉल्ट है, एक में कोई और सॉल्ट है। दोनों की रॉड्स एक एक में डिप होती हैं और फिर आप बेटा, तो इसे कहते हैं बेटा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसके अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइट है AB। इसके अंदर क्या होगा बेटा? AB अलग होगा और इसके अंदर CD जो है बेटा वो अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये होती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिनको हम क्लास 12th के अंदर एक पूरा चैप्टर जो है इनके ऊपर डेडिकेटेड है। तो बेटा हमको अभी सिर्फ बेस पढ़ना है ताकि हम 12th में जाके इनको आगे अच्छे से पढ़ सकें।
तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है बेटा रिडॉक्स का क्या है। अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आ गया वो है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से चैप्टर जो है वो हमारा शुरू हो जाता है। बेटा आयोनिक कंपाउंड्स में बड़ा क्लियर होता है कि मेटल्स क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लॉस, और नॉन मेटल जो है बेटा वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। लेकिन बेटा बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं, आयनिक कंपाउंड्स तो काउंटिंग में सिर्फ फ्यू हैं, बट मेजॉरिटी जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो क्या होते हैं, शेयर होते हैं। अब मैं किसी एक के साथ कंपाउंड बनाता हूं तो वो मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, छीन लेता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं, ठीक है, अगर एक एलिमेंट है ए अगर बी के साथ कंपाउंड बनाता है तो ए लूजेज इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर वही ए सी के साथ कंपाउंड बनाता है तो ए गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब हमें ही समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ए इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि ए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई एक तरीका बताओ ना कि वेदर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो जब सेम एलिमेंट की रिएक्टिविटी दूसरों के साथ बदलनी शुरू हो जाती है तब हम कॉम्पिटिटिव नेचर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ले आते हैं। तो अब आपको क्या देखना है, आप ये भूल जाओ कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है कौन गेन करता है। अब इस चक्कर में मत रहना। इस चक्कर में आप तभी रहना जब आप आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे चीजें बड़ी क्लियर होती हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना आप वहीं तक रहने दीजिए। अगर आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करता है कि किसकी ताकत इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की अपनी तरफ ज्यादा है। अब हो सकता है किसी एक के सामने उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की बेटा कम हो सकता है किसी दूसरे के सामने उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्या हो, ज्यादा हो। इसीलिए बेटा हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। तो बेटा हम क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखो बेटा हम मेटल से अब यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं एलिमेंट, क्योंकि बेटा रिएक्टिव मेटल्स भी हो सकते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि वन competes with other by losing और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो कंपटीशन सिर्फ लूज या गेन करने का नहीं होता। जैसे बेटा आपने बचपन में एक रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है ना। क्यों? क्योंकि जिंक कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, जिंक कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स देन कॉपर। इसीलिए हम कहते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए बेटा जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेटल और मेटल के बीच में हो गया, जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सिंपल। देन बेटा टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव नेचर, बेटा अब हमने एक नया टर्म इन्वेंट किया और वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। यहां से आपका रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो शुरू होता है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इसके आगे अगर आपको बेटा ऑक्सीडेशन नंबर समझ में नहीं आया। आपकी आज की क्लास, आगे की और आपकी अगली क्लास जो है बेटा, इट विल ऑल स्टैंड जीरो
if you do not understand what is concept of oxidation number, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसे निकालते हैं. आई रिपीट, इट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेटिव नेचर. ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर. कहते हैं ये किसी एटम पे या आयन पे बेटा क्या होता है चार्ज. ठीक है, एटम या आयन पे जब आप बाकी के एटम्स उसके साइड से हटा दो, रिमूव कर दो, तो जो भी चीज बचती है उस एटम पे, है ना, तो वो जो भी बचेगा, चाहे वो चार्ज हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो +1 हो, -1 हो, +2 हो, -2 हो, +3, -3, कुछ भी हो, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जब बाकी के एटम्स आप उसके आगे से आगे पीछे से रिमूव कर दो. ये ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको पता है ये फ्रैक्शन भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं सेम एटम अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट शो कर सकता है. जैसे बेटा आपको पता है सोडियम, कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है. सर 1. वेरी गुड, सोडियम की बेटा वैलेंसी होती है 1. बेटा सोडियम कभी भी और कोई वैलेंसी किसी भी कंपाउंड में शो नहीं करेगा. मेटल्स का बिहेवियर होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2, तो बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 है. सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 1 है. लेकिन बेटा बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बेटा अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में. तो सर फिर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कैसे निकालेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर. इसलिए बेटा हमने कुछ रूल्स बनाए हैं जिनको आपने ध्यान में रखकर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना है. लेकिन एक चीज याद रखना, ये रूल बेटा बने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और बेटा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दुनिया में. हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा कौन होता है बेटा, फ्लोरीन. ये बेटा याद रख लेना, ये लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता. आई रिपीट, फ्लोरीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता. सब फ्लोरीन के सामने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, हार जाते हैं. उसके सेकंड लिस्ट में बेटा आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है बेटा नाइट्रोजन, उसके बाद आता है बेटा क्लोरीन. ये 4 बेटा टॉप लिस्ट में होते हैं. उसके बाद आपको कुछ ऐसा कोई याद करने की जरूरत नहीं है, तो करते 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 हाइड्रोजन आ जाता है, और हाइड्रोजन से नीचे बेटा कौन आ जाते हैं, मेटल. तो बेटा हम जब कॉम्पिटिटिव नेचर की बात कर रहे थे तो हमने दिमाग लगाया कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन खींचने की. बेटा मैं लेने की बात नहीं कर रहा, पर वो खींचेगा. अब आप फ्लोरीन को अगर मैं आपसे अटैच कर दूंगा तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा. अब वो कितना खींच सकता है वो डिपेंड करता है दूसरे एलिमेंट के ऊपर भी, राइट. तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई वैलेंसी और ऑक्सीडेशन में फर्क क्या होता है ना, क्योंकि अब आप अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हो बेटा. दिस इज मोर यूजफुल, ये बच्चों के लिए होता है. ठीक है, हालांकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. कहते हैं ये चार्ज होता है एक एटम के ऊपर जब वो पोजेस करता है कंबाइंड फॉर्म के अंदर. बेटा वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एलिमेंट की. बेटा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है वैलेंसी इज ऑलवेज अ नंबर, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया. बच्चों से पूछो ना कि सर सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, बच्चे बोलते हैं सर सोडियम की वैलेंसी +1 होती है. नहीं बेटा, वैलेंसी हैज नथिंग टू डू विद चार्ज, वैलेंसी हैज ओनली टू डू विद नंबर. तो जैसे वैभव ने कहा कि सर वैलेंसी 1 होती है,
सर मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, तो बेटा हम +1 +2 नहीं लिखते, वैलेंसी में कभी चार्ज नहीं आता। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 कभी भी नहीं होता, ये 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। हाँ, आप में से कोई डाउट कर सकता है कि सर नोबल गैस की तो वैलेंसी 0 होती है। बेटा ये है ही कितनी, 6 नोबल गैसेस ही तो है, उनमें से भी सबकी 0 नहीं है वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर पता है आपको, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी तो क्या होगा, 1 2 3 4, बस यही होगा। ना कभी 0 होता है, ना कभी 4 से ज्यादा आता है, 4 भी बहुत कम आता है, बट ना कभी 4 से ज्यादा आता है, ठीक है, और फ्रैक्शन तो कभी नहीं हो सकता। अब ये देखो बेटा सबसे अच्छा पॉइंट, कहता है सेम एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है अलग अलग कंपाउंड के अंदर, पर सेम एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा सेम होती है सारे कंपाउंड्स में। तो बेटा एक चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सपोज बेटा एक एलिमेंट है एक्स, एक्स के ऊपर बेटा चार्ज आ रहा है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं -2। अब बेटा इसका मतलब, या फिर मैं उसको लिख रहा हूं x2-। बेटा इसका मतलब अब क्या होता है, x ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। अगर बेटा x ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसका मतलब है अब ये क्या बन गया, एनायन बन गया। ये क्या बन गया, एनायन। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि मैं x के साथ -2 ऐसे लिख दूंगा, या फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा, x और इसके ऊपर -2 लिख दूंगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन भी करे हो सकते हैं, और हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ भी खींचे, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्लियर होता है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। कहीं पे भी सोडियम आएगा, आप देख लेना बेटा, सोडियम पर क्या लिखा होगा, +1, या सोडियम पर क्या लिखा होगा, Na+। वाई, बिकॉज सोडियम जिसके साथ भी होगा, वो जो भी होगा, उससे उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बिकॉज सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा फॉर एवर, फॉर एवर। इसलिए बेटा ये क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा। तो सोडियम के साथ हम यूजुअली ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि सोडियम से कोई 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, क्योंकि बेटा सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोडियम जिसके पास भी आएगा, उसको सोडियम से इलेक्ट्रॉन मांगने की जरूरत नहीं है, सोडियम उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ये सोडियम का नेचर है। सोडियम से there is no one who will try to खींचोफाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। सोडियम से इलेक्ट्रॉन कोई खींचता नहीं है, क्यों, क्योंकि सोडियम खुद ही उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसलिए सोडियम हमेशा केटायन बनाता है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो बेटा एनायन भी बना सकते हैं, और बेटा कुछ ऐसे हैं जो उसी नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। तो कैटायन और एनायन वाला कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या मैं कहना चाहता हूं। तो बेटा रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी रूल्स आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, बट बिना रूल्स पढ़े हुए आप किसी को ऑक्सीडेशन नंबर दे भी नहीं सकते हो। तो बेटा ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। रूल्स बहुत सारे हैं, पर आपके लिए कुछ गिने चुने रूल्स जो हैं वो हम यूज कर रहे हैं, जिनसे आराम से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। याद रखना, जो एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा,
सिर्फ उसी का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा, बाकी सब का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में होगा। जितने भी एलिमेंट्स दे रखे होंगे बेटा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक कंपाउंड लिखा है H2SO4। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सर ऑक्सीजन। वेरी गुड, उसी का नेगेटिव में होगा बेटा, बाकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस में होंगे? पॉजिटिव में होंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, कि बेटा ये जो नेमिंग है, ये जो फॉर्मूले हैं, पता है कैसे लिखे जाते हैं? ये फॉर्मूले ऐसे लिखे जाते हैं कि अगर आप ऐसे जाओगे तो बेटा जो सबसे आगे आएगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो सबसे बाद में आएगा बेटा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बेटा HCl है ना, एसिड्स के अंदर H3PO4, ये बेटा ऐसे क्यों लिखे जाते हैं? ये बेटा NaCl, ये ऐसे इसलिए लिखे जाते हैं, जो लेफ्ट में आ रहे हैं पहले वो दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो आखिरी में आते हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए बेटा उन सब में से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये फॉलो नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉलो होता है। तो बेटा आपको क्या ढूंढना है? उन सब में से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसी का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा, और बाकी जितने भी होंगे उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो किस में होंगे? पॉजिटिव में होंगे। ये है हमारा फर्स्ट रूल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ जी, अब देखो बेटा अगला रूल हमारा क्या आता है। कहते हैं कोई भी एटम अगर अपनी एग्जिस्टेंस फॉर्म में आता है, एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नेचर में नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है बेटा? नाइट्रोजन गैस, है ना? तो बेटा दोनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। नेचर में क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? क्लोरीन गैस। तो बेटा एलिमेंटल फॉर्म के अंदर दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। नेचर में हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? H2, दोनों H एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीजन का O2 में दोनों का ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ओजोन जो 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल है, तो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर तीनों ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। फॉस्फोरस P4, चारों फॉस्फोरस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है, 8 के 8 सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जिंक को हम रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो जो चीज नेचर में जिस एलिमेंटल फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करती है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो क्या होता है? 0 होता है। कोई सवाल जवाब बेटा, किसी को कोई चीज पूछनी हो दो रूल्स में से? सर रिपीट कर दो, मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा रूल ये कहता है पहला, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसी का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा, और बाकी सब का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा किस में होगा? पॉजिटिव में। H2SO4 के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसी का बेटा नेगेटिव में होगा। बाकी दोनों एलिमेंट का, हाइड्रोजन एंड सल्फर का बेटा किस में होगा? पॉजिटिव में। रूल नंबर 2, जो एलिमेंट नेचर में जिस एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है सबके ऑक्सीडेशन नंबर उस फॉर्म में 0 होते हैं, उसमें बेशक जितने मर्जी एटम क्यों ना आ जाए। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2, दोनों नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। बेटा आपको याद होगा
केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, दोनों को मिलाएंगे तो N2 बन जाता है। क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड क्लोरीन आता है, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आता है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। सवाल ये होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों है कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 है? क्योंकि बेटा इनके बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है? नहीं 0 है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना बेटा, इसलिए कोई खींचातानी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन कभी भी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्लोरीन कभी भी क्लोरीन से नहीं खींच सकता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसलिए बेटा एलिमेंटल फॉर्म के अंदर हर एलिमेंट का, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ऑल ओके बेटा? थर्ड रूल देखो बेटा, कहता है एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, क्योंकि बेटा ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दे सकता है? सर एक। एक। लिथियम मैक्सिमम कितने दे सकता है इलेक्ट्रॉन? एक। पोटेशियम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक। देखो ना बेटा, लिथियम पे चार्ज कितना आता है कैटायन का? +1। सोडियम हमेशा क्या बनाता है? +1। पोटेशियम क्या बनाता है? +1। इसके अलावा ये कुछ बनाता ही नहीं, इसके अलावा किसी भी दूसरे फॉर्म के अंदर ये कंपाउंड नहीं बनाते। इसीलिए सारे एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। ऐसे ही बेटा सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल का, बेरिलियम क्या बनाएगा? +2 किसी भी कंपाउंड के अंदर। मैग्नीशियम क्या बनाएगा? +2 किसी भी कंपाउंड के अंदर। कैल्शियम क्या बनाएगा? +2 किसी भी कंपाउंड के अंदर। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। या तो सोडियम ऐसे एग्जिस्ट करे एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, या फिर सोडियम ऐसे एग्जिस्ट करे कंपाउंड की फॉर्म के अंदर। एलिमेंटल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और अगर सोडियम का कोई भी कंपाउंड दुनिया में आप देख लोगे, उसमें उसके पास सिवाय +1 के और कुछ है ही नहीं शो करने के लिए। ऐसे ही एल्कली मेटल्स के पास और कोई स्टेट है ही नहीं शो करने के लिए, +1 के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही एल्कलाइन मेटल्स के पास +2 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है शो करने की, या तो एलिमेंटल स्टेट में आ जाए। अगर मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेट में लिखा जाएगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। और कंपाउंड में उसका कितना हो जाएगा? Mg2 पॉजिटिव। तो इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कहता है अगर कोई आयन लिखा हुआ है तो उस आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके चार्ज के बराबर होता है। जैसे बेटा अगर लिथियम आयन लिखा हुआ है तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। एल्यूमिनियम ऐसे लिखा हुआ है तो बेटा +3 हो गया। सल्फेट लिखा हुआ है तो बेटा उसका सब मिलाकर, आई रिपीट, सारा सल्फर का, ऑक्सीजन का, इन सब का मिलाकर बेटा कितना होगा? -2। ऐड करके कितना हो जाएगा? -2, जो ये लिखा हुआ है। अगर नाइट्रोजन का कोई आयन है तो बेटा उसमें N3- है तो उसका बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, अगर कार्बोनेट लिखा हुआ है CO3 2-, तो कार्बन का और तीनों ऑक्सीजन का, इन चारों का मिलाकर, इन चारों का मतलब 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलाकर बेटा कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी आयन का उसके चार्ज के बराबर होता है। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से होते हैं? या तो हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में आएगा H2, तो बेटा वो तो क्या हो गया? 0। अगर बाय चांस हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन कर लेगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हाइड्रोजन को गेन करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का -1। जैसे
मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब बेटा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2, क्योंकि ये कंपाउंड है, क्योंकि वो एल्कली मेटल है। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा कंपाउंड में? +2, और कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा हाइड्रोजन का कितना होगा? -1। दोनों हाइड्रोजन का नहीं, एक हाइड्रोजन का। दोनों हाइड्रोजन का मिलाकर कितना होगा? -2। ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना एटम का होता है। कैल्शियम हाइड्राइड, बेटा कैल्शियम भी अल्कली मेटल है, तो कैल्शियम का तो कितना हो जाएगा? +2, लेकिन हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? -1। लेकिन हाइड्रोजन की खास बात क्या है कि वो नॉन मेटल्स के साथ भी कंबाइन कर लेता है, और नॉन मेटल्स क्या करेंगे? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। इसलिए हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा? +1। यहां पर अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, हर एक का कितना आएगा बेटा? +1। तो तीनों का मिलाकर कितना हो गया? +3। पानी के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। उसका नेगेटिव में होगा तो हाइड्रोजन का बेटा पॉजिटिव में होगा, तो वो कितना होगा? +1। एक हाइड्रोजन का +1 स्टेट है, दोनों हाइड्रोजन का मिलाकर बेटा कितना हो जाएगा? +2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सिंगल एटम का काउंट होता है, मिलाकर उसको मल्टीप्लाई कर दो। किसी का कोई सवाल जवाब बेटा इसके अंदर? मैं पानी से देखो ऑक्सीजन का भी निकाल सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर। सर आप पानी से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? अब देखो बेटा हाइड्रोजन का मुझे पता है कितना होता है? +1। पानी का मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1, और मैं कितना मान लेता हूं उसका? x। और ये सब मिलाकर क्या पानी पे कोई मॉलिक्यूलर चार्ज आता है? तो आंसर इज नहीं आ रहा, 0 है। तो बेटा ये कितना हो गया? 2, ये कितना हो गया? x, ये कितना हो गया? 0। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो बेटा वैल्यू प्लेस करके मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन का भी निकाल लिया। तो अब मुझे पता लग गया कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, और हाइड्रोजन के एक एटम का कितना होता है बेटा? +1। दोनों एटम की अगर आप बात करोगे तो वो तो +2 आ जाएगा, और ये +2 है, ये -2 है, इसीलिए पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, कोई चार्ज नहीं आता। सबसे इंफॉर्मेटिव जो बेटा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6। ऑक्सीजन के बारे में जानना बड़ा जरूरी है बेटा। अगर ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है तो आपको पता है कि इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लेकिन अगर कंपाउंड है तो बेटा वो ऑक्साइड होगा। अगर वो ऑक्साइड है तो वो ऐसे लिखा आएगा, उसका बेटा क्या होगा? -2। अगर पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड बेटा कैसे लिखा जाता है? O2 2-। तो बेटा पेरोक्साइड्स के अंदर ऑक्सीजन के एक एटम का बेटा कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर -1। सर अगर सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड ऐसे लिखा जाता है O2-। ये सुपर ऑक्साइड होता है बेटा, सॉरी। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा? -1/2। और आपको पता है कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, मतलब सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद भी ऑक्सीजन का पॉजिटिव आ रहा है। सर वो कैसे? जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेता है। तो अब देखो
इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसका नेगेटिव में होगा, मतलब फ्लोरीन का नेगेटिव में होगा, जिस वजह से ऑक्सीजन का बेटा किस में होगा, पॉजिटिव में। तो बेटा OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन बेटा क्या होता है, +2, और एक और होता है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसके अंदर ऑक्सीजन के एक एटम का बेटा कितना होता है, +1। तो बेटा ऑक्साइड्स की फॉर्म कौन कौन सी है, ऑक्सीजन की फॉर्म्स कौन कौन सी है, ऑक्साइड। ऑक्साइड बेटा आयन कैसे लिखा जाता है, O2-। एक और ऑक्सीजन की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वो है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कैसे लिखा जाता है, O2-2-। और एक होती है बेटा सुपर ऑक्साइड, जो यही ऊपर लिखी हुई है, O2-। अब सिचुएशन क्या है कि ऑक्साइड में एक ही एटम है और उस पे चार्ज कितना, -2। तो बेटा इसीलिए ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। लेकिन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम आ रहे हैं और 2 एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, -2। तो फिर एक एटम पे कितना हो गया, -2 का आधा कर दो, -1। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम पे चार्ज कितना है, -1। तो भाई एक एटम में कितना हो जाएगा, -1 का हाफ कर दो, -1/2। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन के पास देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। ज्यादा से ज्यादा जो आप फेस करोगे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो वो ये वाला होगा 0, एक ऑक्साइड वाला होगा, और बहुत रेयरली आप क्या इस्तेमाल करोगे बेटा, पेरोक्साइड। मैंने अभी तक किसी भी टीचर को किसी भी स्कूल में सुपर ऑक्साइड के बारे में पूछते हुए नहीं देखा। तो आप पढ़ो ना पढ़ो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट पेरोक्साइड एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, उसमें आ सकता है। अब जैसे बेटा ये देखिए, ये सोडियम पेरोक्साइड है, ये बेरियम पेरोक्साइड है, ये देखो कंपाउंड इधर, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, ये रुबीडियम सुपर ऑक्साइड है। तो ये इनके नाम होते हैं। ऑक्सीजन के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेटा देखो कितनी वैरायटी है। ऑक्सीजन का अगर मैं ओवरऑल देखूं, +2 भी है, +1 भी है, 0 भी है, -1/2 भी है, -1 भी है और -2 भी है। इतनी सारी वैरायटी है ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये भी बेटा एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बट छोटा सा पॉइंट है बेटा। फ्लोरीन, अब हम जानते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो बेटा फ्लोरीन अगर F2 है तो 0 शो करेगा, और उसका कोई भी कंपाउंड ले लो -1 शो करेगा, कोई भी कंपाउंड क्योंकि बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो F के लिए 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 0 और दूसरा कितना है, -1। लेकिन जो बाकी हैलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेटा वो -1 के अलावा वो कुछ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे क्लोरीन इस कंपाउंड में कितना है, +4। आयोडीन इस कंपाउंड में कितना है, +5। वो तो बेटा आप निकाल के ही पता चल जाएगा आपको कि कैसे ClO2 के अंदर वो +4 आ रहा है क्लोरीन। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं क्लोरीन का और IF5 का। ये देखिए बेटा ClO2, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इन दोनों को इस कंपाउंड के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और बेटा ऑक्सीजन इसमें ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर है, वो पेरोक्साइड वगैरह नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड।
तो बेटा अगर ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्साइड है तो वो -2 होगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप क्लोरीन का मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है x, कितने एटम है उसके 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, उसका स्टेट कितना है -2, इन सब का चार्ज मिला के कितना आ रहा है 0। तो x -4 कितना आ गया 0। तो बेटा x कितना आ गया +4। IF5, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि IF5 के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? F की। और F किसी भी कंपाउंड में कितना स्टेट शो करता है बेटा -1। तो बेटा आप ऐसा करो, आयोडीन का X मान लो और उसके कितने एटम है 1, प्लस फ्लोरीन के कितने एटम है 5, उसका स्टेट कितना है -1 और उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है 0। तो बेटा x -5 कितना आ गया 0। तो बेटा x कितना आ गया +5। अब आप देखो बेटा H2SO4, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर एसिड में ऑक्साइड होता है। तो बेटा ये -2 आ गया। मैं सल्फर का निकालता हूं, अगर ऑक्सीजन का -2 है तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हाइड्रोजन का कितना होगा? पहला रूल, सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा, बाकी सबके पॉजिटिव में होंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी पॉजिटिव में? +1। हाइड्रोजन हर कंपाउंड में +1 ही तो है। अब आप देखो बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये रहे ना 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1। सल्फर के कितने एटम है 1, हमने कितना मान लिया x। ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, कितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, सब मिला के कितना हो गया 0। तो ये हो गया 2 + x -8 = 0, x -6 = 0। ये देख लो बेटा, सल्फर भी पॉजिटिव में आ गया +6। अब आप देख लो बेटा H3PO4, इसमें हम फास्फोरस का निकालते हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसके अंदर विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? ऑक्सीजन। बेटा उसका कितना होगा -2। कोई बच्चा मुझे बता सकता है हाइड्रोजन का कितना होगा? ये भी तो एसिड है +1। तो बेटा सिंपल मैथ्स लगा लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम है इनटू उसका स्टेट कितना हो गया +1, फास्फोरस का 1 एटम है कितना हो गया x, ऑक्सीजन के 4 एटम है कितना हो गया -2, सब मिला के कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। तो 3 + x -8 = 0, x -5 = 0, x +5। CO3 कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन। बेटा ये सिंपल ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2। तो आओ कार्बन का निकालते हैं। तो कार्बन के कितने एटम हो गए 1, और मैंने कितना मान लिया x, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 3, और बेटा ऑक्सीजन का स्टेट कितना है -2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये सब मिलाकर कितना चार्ज आ रहा है -2। ये देखो ये बाहर चार्ज आ रहा है, बाकी सब में चार्ज कितना आ रहा था 0, क्योंकि उनके ऊपर बाहर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन कार्बोनेट में कितना आ रहा है -2। तो x -6 विच इज इक्वल टू -2। तो बेटा x कितना आ जाएगा -2 + 6, तो ये कितना आ गया +4। तो ऐसे अब आप किसी भी सेंट्रल एटम का या किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं
just by knowing the oxidation number of surrounding atoms. आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी हमने यही ऑक्सीडेशन रूल पढ़ा है 8, जो क्या कहता है, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर मिलाकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या हो जाते हैं, 0, लेकिन अगर कोई आयन होगा तो उसके चार्ज के वो बराबर हो जाता है। अभी हमने ये पढ़ा, ये रूल नंबर 9 है। अब बेटा आप इसमें कमाल की बात ये है, इस रूल को ध्यान से समझिएगा बेटा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कंपाउंड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, गेन होते हैं या शेयर होते हैं। मैंने यही बताया ना बच्चा आप लोगों को कि कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, गेन होता है और शेयर होता है। आपको पता है कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसके अंदर मेटल, मेटल कौन है बेटा, निकल, निकल 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड्स के साथ जुड़ रहा है, और वो अपना इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर रहा है, ना गेन कर रहा है, ना शेयर कर रहा है। बड़ी अजीब सी बात है कि देखिए हमने निकल लिया, हमने 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए, इन दोनों को कंबाइन किया और एक कंपाउंड बना दिया, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। इसके अंदर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या होता है, 0, और मेटल अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कराता। बट क्लास 11th में आप इसको नहीं पढ़ेंगे, 12th में तो हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉपर टॉपिक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्बोनाइल्स के साथ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट इस पॉइंट की आपको 11th में जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर। कहता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बेटा, सब्सटेंस विच कैन डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। इन डेफिनेशंस को आप पढ़ लोगे एक बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन जो मैं आपको अब एक रूल बताने जा रहा हूं बेटा, इसी का ध्यान रखना। आपको कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई रिपीट, आपको कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानने में, वो भी कितने इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं आएगा। बच्चे आप सबने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ग्राफ यस में सर। 2 एक्सेस होती हैं बेटा, यस सर। यस और बेटा ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये कौन सी होती है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बीच में क्या होता है बेटा, 0। यस सर। तो बेटा ये रहा वो 0, ये है बेटा +1, ये है +2, ये है +3, ये है +4, ये है +5, ये है -1, ये है -2, ये है -3। मैंने देखो बेटा ग्राफ की एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपके सामने, यस नो। अब आप देखो बेटा, अगर आप काउंटिंग में ऐसे जा रहे हैं तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइज होगा वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और बेटा अगर आप मूव करते हैं ऐसे, तो बेटा इसे कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन, और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने ये देखना है कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ बदल रहा
है। एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। लेट्स सपोज एक एलिमेंट है X और रिएक्शन के बाद उसके ऊपर यहाँ पे नंबर है -1 और रिएक्शन के बाद उसके ऊपर आ रहा है +3। तो -1 ये रहा, 1 2 3 4, इसका बेटा मतलब हो गया इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए। लेट्स सपोज एक एलिमेंट है A और वो क्या बना रहा है A प्रोडक्ट साइड में, और वो +5 से क्या बना रहा है, -1। अब बेटा +5 से -1 का मतलब क्या हो गया, वो यहां पर है +5 में, तो वो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है बेटा वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन कर रहा है इसका मतलब रिडक्शन हो गया। अगर A रिड्यूस हो रहा है तो बेटा A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बेटा एक छोटी सी मेरी अपनी पर्सनल इन्वेंशन है, जो आपको 11th 12th दोनों में बेटा काम आएगी। जब भी आपको पता लगाना हो कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, या फिर बेटा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, आप इस ग्राफ की एक्स एक्सिस से पता लगा सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, बीच में 0 आता है, ओरिजिन आता है। बच्चे जो होते हैं वो -1 के बाद +1 लिख देते हैं बेटा, जो गलत है। तो मेक श्योर ओरिजिन जो है वो आए। सबसे पहले ओरिजिन को लिखो, उसके बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखो। -3 इज सफिशिएंट इनफ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे वो -3 तक जाता है, और राइट साइड पे अगर किसी एलिमेंट का ज्यादा से ज्यादा आया है, वो बेटा वो +7 तक आया है। +8 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। -4 भी किसी में नहीं जाता है। एक इसमें रूल मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं आपको अभी यहाँ पे लिख दूंगा, जो इसमें मिस है, पर हो सकता है वो आपके नोट्स में जरूर हो। आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो बेटा एक रूल जो यहाँ पे मिस आउट है, और मैंने कहा मैं वो भी लिखवा देता हूँ। वो रूल कौन सा है बेटा, रूल नंबर 10। ये रूल क्या कहता है, नाइट्रोजन shows all oxidation state from -3 to +5। मतलब नाइट्रोजन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है बेटा कि वो -3 से लेके +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब बेटा जैसे नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है N2H4, नाइट्रोजन N2 हो गया, नाइट्रोजन NO हो गया, नाइट्रोजन N2O हो गया, नाइट्रोजन N2O5 हो गया, नाइट्रोजन N2O4 हो गया। मतलब देयर इज सो मच वैरायटी ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मिंग कंपाउंड्स के नाइट्रोजन के बड़े सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल के आते हैं। नाइट्रोजन अमोनिया हो गया। अब अगर आप इसमें देखेंगे नाइट्रोजन का, तो -2 आ जाएगा। आप इसमें देखेंगे नाइट्रोजन 0 आ गया, इसमें नाइट्रोजन +2 आ गया, इसके अंदर नाइट्रोजन +1 आ गया, इसके अंदर नाइट्रोजन +5 आ गया, इसके अंदर नाइट्रोजन +4 आ गया, इसके अंदर नाइट्रोजन -3 आ गया। तो देयर इज सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ नाइट्रोजन टू शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो डिपेंड करता है कि जिस कंपाउंड की फॉर्म के अंदर आता है, हम उसमें उस फॉर्म से अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने रूल्स और बेटा हमारा कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन हो रहा है वो लिख लिया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। बाकी की जो मेन है बैलेंसिंग बेटा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।